मेरी बीवी माजूर थी, इसलिए मैं इसको प्यार नहीं कर सकता था। एक दिन 16 साल की लड़की से प्यार हो गया तो इसने मुझे लोशन दिया, कहने लगी कि अपनी बीवी को लगा देना, वो मर जाएगी। छत पर जाकर बीवी के जिस्म पर वो लोशन लगाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बीवी का जिस्म देखते ही मेरा नाम जुनैद है। मैं एक मुतवासित घराने से ताल्लुक रखता हूँ। सुबह सुबह का वक्त था, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज्यादा चलता था और मेरे पास ज्यादा औरतें ही आती थी। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लेती थी। मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे इनसे काम तो था, मैं कोई इनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठा था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। अखलाक से बात कर लिया करता था, पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे खानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम रुबीना था। जब हम लोग मियांचुनो में फ्लैट देखने के लिए आए तो इसने कहा कि इसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि यह कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। इसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाता है और छत के पूरे फायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। इसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। इसे छत बहुत ज्यादा पसंद भी था। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, अजान की आवाज सुने तो इसके पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने इसकी बात मान ली और हम दोनों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और इसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से इसकी काफी सारी निजाम डिस्टर्ब हो गए थे और इस बात को 2 साल होने वाले हैं। मैं ही इसके सारे काम करता, इसके लिए खाना बनाकर घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता और इसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेकर जाया करता था। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार काबिल रहम नजरों से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सजा मिली कि शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी माजूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुशी असलूबी से हमने इस सारे वक्त को गुजारा और अब इस बात को 2 साल हो गए थे। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था, पर मेरी बीवी का काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। मैं इसे एक दफा बाथरूम ले गया तो इसने कहा कि इसे फिर से जाना है और इसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वो बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं इसके इशारे समझ जाता था। मैं इसके पास मोबाइल फोन रख के जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे कॉल कर दे और मैं समझ जाऊंगा। दुकान भी ज्यादा दूर नहीं था। दोपहर का खाना भी मैं इसके करीब रखकर चला जाता था ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतजाम भी कर जाता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर इसके बाद दोबारा दुकान पे जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और इसका मेरे लिए इतना करना ही काफी था। मैं इसे फिर से बाथरूम ले गया। अब इसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं गुस्से से बोला तो वह सहम गई। इसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। इसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने इसे शीशा दिखाया और वह शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने इसकी तारीफ की और मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी बीवी। इसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नजर लग गई है। मैंने कहा कि हाँ, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी माजूर थी। मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया था और मैंने इसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं इसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और अपनी दुकान पर चला गया।
और फिर मैंने इस लड़के को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने इसे पहले नहीं देखा था, शायद वो इस मोहल्ले में नहीं आई थी। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जवान जहां खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। इसका नाम अमरीन था। इसने आते ही कहा कि मेरा नाम अमरीन है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मुझे तो सब दर्जी जुनैद कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुन के आई हूँ। सुना है कि बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करते हो, मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं। इसने कहा कि दरअसल एक शादी है खानदान में, और मैं शादियों में 5-5 घंटे बाद सूट बदलती हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सूट सिलवाने हैं। दिन के अंदर क्या तुम सी दोगे? इसने कहा कि तुम क्या ये सब कुछ आसानी से कर लोगी? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। इसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे सूट सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैं खुश हो गया कि चलो मुझे बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफी अरसे से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और ये शादी का सीजन भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। खैर, मुझे क्या था, मैंने इसे ऑर्डर ले लिया। इसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसका नाम और एड्रेस नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। वो अगले दिन आ गई। इसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया किस तरह की सिलाई करने हैं, पर इसने कहा कि मुझे ये सूट शाम को चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है, इसे देखने के लिए जाना होता है। इसने कहा कि अगर तुम ये सूट अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 1,000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा लूंगा तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पर तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं इसके पास रख के आया हूँ। 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1 घंटे तो इंसान लेट भी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी मैं घर हमेशा टाइम पे ही जाता था, लेकिन मैंने इसका सूट सी दिया। मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को घर गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी जमीन पर गिरी हुई थी, गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने इसके पास रखा वो बहुत ही कम था। मैंने इसे उठाया, इसका मुंह साफ किया। इसकी थोड़ी पर चोट भी लग गई थी। मैंने पट्टी बांधी और मैंने इसे काबिल रहम नजरों से देखा। मैंने इसके पास फोन तो रखा था, लेकिन शायद बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे फोन भी ना कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे काम था, बहुत जरूरी काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार फौत हो गई थी। मैंने इसे झूठ बोल दिया। अगर मैं इसे ये कहता कि एक जवान जहां लड़की का सूट सीने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तो जरूर गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या हुआ? आखिर में इसका जोहिदा था, इसलिए डर गया और मैंने झूठ बोल दिया। इसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर दिया था, पर अभी इस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। इसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दूंगी। वो जब भी मेरे दुकान में आती मुझे अजीब और गरीब किस्म की अदाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो इसने नजसत गले में ही डाला होता था, सर पे भी नहीं लेती थी, और दुपट्टा भी इसका बहुत ही बारीक सा होता था। सब बाजू वाले लोग इसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दुकानदार बैठा था जो मेरा दोस्त भी था। इसने कहा कि ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बच के रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नई आई है। इसने कहा कि हाँ, नई आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? इसने कहा कि इस औरत को तलाक हुई है। वो पोस्टमैन है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, बूढ़ा सा, इसकी भतीजी है। मैंने कहा कि ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती, और तुम कह रहे हो कि इसको तलाक हो गई है। इसने कहा कि आजकल किसी का कोई पता नहीं चलता है। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब इसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला तो इसने गैरत में आके इसको तलाक दे दी।
तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धोकर पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे इस दोस्त ने कहा कि क्या भाभी की हालत अभी भी ऐसी है? मैंने कहा कि हाँ। इसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैंने परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है कि औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज्यादा बर्दाश्त दी है। हम मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती है। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था, सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये माजूद है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने इसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो ये जरूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी मोहब्बत उरूज पर थी तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वो इसका कजिन था, लेकिन मेरे लिए इसने इसको छोड़ दिया था। तो फिर ये किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती? मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते। आजकल मैं अमरीन के बारे में ही सोचता रहता था। वो रोज मुझसे कोई ना कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक इसने कोई पैसे नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मुझे इससे बातें करना, इसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने इसे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई थी। इसने कहा कि हाँ, किसी जवान लड़की की शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा। मेरी उम्र, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? क्या बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर अब आगे क्या इरादा है? क्या सारी जिंदगी अकेले गुजारोगी? किसी न किसी को तो हम सफर बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए उस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो? कहा कि शक्ल सूरत का अच्छा हो, खत काट का बड़ा हो, मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात कर रही है, यानी जैसे मर्द की इससे तलाश थी, मैं बिल्कुल वैसा ही था। इसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं इन डोरों को अंदर फंसता ही गया। यह भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे, वो मोहब्बत जो मैं अपनी बीवी से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा बड़ा कमजोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिलके भी इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटता नहीं है, लेकिन कमजोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी से फौरन ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे वो बुरी लगने लगी थी। मैं इसकी फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरतें आई तो कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? इसने कहा कि अब आपकी वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिर के ही इस हाल को पहुंच गई। मैंने कहा कि इसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। इस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। इतने साल बिस्तरी पर पड़ी रही और इसके बाद मैंने कहा कि क्या इसके बाद ठीक हो गई? इसने कहा कि नहीं, इसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं मजीद मायूस हो गया। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते हुए गुजारूंगा? वाकई इसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं इसे हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे अमरीन ने एक बड़ी ही अजीब बात कही। इसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं इसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने इसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब इसने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। इसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना कोई शक्ल है और ना ही उम्र है। ये सब करने की क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की खिदमतें करते रहोगे, इसकी गिलाजत साफ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतने सारी दौलत ले आऊंगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभाल लूंगी, तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि
कि पर मेरी बीवी का क्या होगा, मैं इसे ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकता। इसने कहा कि अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है ना उठ सकती है और ये बीमार भी है। मैंने इसके लिए जो करना था कर लिया, शायद अब इसको भी नजात की जरूरत है। एक दिन मैं इसे अपने साथ छत पे ले गया, व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था इसको मैंने। वो भी खुश थी कि चलो आज इसे आसमान नजर आ जाएगा। काफी देर से मैं इसे ऊपर लेकर नहीं आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था बल्कि तपती दोपहर थी। वो मुझे कहने लगी कि नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है, ऊपर तो बड़ी तेज धूप थी। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहीं पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमतें कर करके तंग आ गया हूँ। तुम चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारे काम करता रहूं, तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं। मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 औरतें मिल सकती हैं मुझे, तो फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब करूं। मुझे माफ कर देना, जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पे खड़ी हो जाओगी तो शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें जिंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा तुम इस दुनिया में नहीं रही, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को लॉक कर दिया और इसको घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी इसका यह हाथ काम नहीं करता था। वो अपनी दबी दबी सी आवाज में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलटकर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पांव बुरी तरह फिसल के मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म बेजान महसूस हो रहा था और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इस तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा था, बेयारो मददगार था। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है और मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बन आई और इसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यही पड़े पड़े इसकी मौत हो जाएगी, तो इसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया और वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई। वो खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि मैं भी सीढ़ियों से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो फौरन मेरी तरफ बढ़ी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। इसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मुकाफित अमल हो गया था। जो मैं इसके साथ करना चाहता था वो मेरे साथ हो गया था। वो मेरी हालत पर आ गई थी और मैं इसकी हालत पे चला गया था। इसने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और माफ करती भी क्यों, मैं इसकी जान लेने वाला था। वो वहां से चली गई। मैं इसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, रुबीना मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन वो वहां से ऐसे गई कि जैसे पलटकर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद इसने ही इनको फोन किया था। वो मेरी जितनी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहां छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन इसने इन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और एक बाजू भी, यानी अब ना तो मैं काम कर सकता था और ना ही उठकर चल सकता था। रुबीना ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया जैसे मैं इसका ख्याल रखता था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं इससे माफी मांगता रहता था, पर वो बोलती नहीं थी और दिन रात मेरा ख्याल करती थी। वो फिर से नौकरी करने लगी और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वो एक अच्छी इंसान थी जिसने अभी भी मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन रात इससे माफी ही मांग सकता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने इसके साथ सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, मैं तो इस जान लेना चाहता था। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे साथ कोई भलाई का मामला हो जाए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपको पैगाम दूंगा।
کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ہم سفر کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔